तो आज हम लोग यौगिक अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। खास करके 4 अभ्यास को लिया गया है: उद्यान बंद, अग्निसार, कपालभाति और नौली। चारों अभ्यास पेट से संबंधित है और चारों ही अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन ज्यादातर लोग इसमें से 3 अभ्यास तो कोशिश करते ही हैं करने की: उद्यान बंद, अग्निसार और कपालभाति। नौली जो है, नए लोग जितने स्टूडेंट्स हैं वो जरूर कोशिश करते हैं, इसलिए चारों अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसीलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया गया है। जिस तरीके का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, इसको आप बाकी अभ्यासों के साथ भी आजमा सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएगा, जो इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको अभी देख लेंगे। कहा गया एक दूसरे से अलग होते हुए भी इन अभ्यासों में काफी कुछ समानताएं हैं और काफी असमानताएं भी हैं और समानताएं भी हैं। तो हम समानता पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी अभ्यास मुख्यतः जो कि मैंने अभी कहा पेट से जुड़ी हुए हैं। उद्यान बंद भी पेट से जुड़े हुए हैं, अग्निसार क्रिया भी पेट के लिए ही करते हैं। कपालभाति का अभ्यास, कपाल का मतलब सिर होता है, भाति का मतलब चमकना होता है। नाम कपालभाति जरूर है, लेकिन कपाल भाति मतलब चेहरे पे आपकी चमक है, उसके लिए पेट से अभ्यास करना, ताकि पेट से हम श्वास को छोड़ेंगे पेट पर प्रेशर दे करके। तो ये अभ्यास भी पेट से जुड़ा हुआ है और इन सारे अभ्यास का आपके पाचन संस्थान पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं सभी अभ्यासों का, अब एक चीज यहाँ देखिएगा जो कि अब तक हम लोग नहीं पता था, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में ये चीज बताई गई है कि सभी अभ्यासों को बैठ कर किया जा सकता है। हम लोग अब तक ये जानते थे कि अग्निसार और नौली क्रिया को हम सिर्फ खड़े होकर करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर करते हैं, हम यही जानते थे। लेकिन इस पुस्तक में कहा गया है कि चारों अभ्यास, यानी कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठकर, खड़े होकर, बैठकर और खड़े होकर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली क्या होता है, हम लोग खड़े होकर में टिक लगाते हैं अग्निसार में, तो खड़े होकर और बैठकर दोनों किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अग्निसार में भी और नौली में भी। नौली भी बैठ करके भी की जाती है और खड़े होकर के भी की जाती है। हालांकि शास्त्रों में जो बताया गया है, जो हम लोग हठयोग के शास्त्र पढ़ते हैं खड़े होकर के, तो इसीलिए हम लोग सोच लेते हैं खड़े होकर के ही सही है। अगर शास्त्र के मुताबिक दे दे तब तो जिस शास्त्र का नाम दिया है उस शास्त्र में जैसा बताया है उसी हिसाब से करेंगे, और अगर जनरली पूछता है तो फिर दोनों में होगा। तो ये सभी अभ्यास को बैठकर भी किया जा सकता है। बैठकर किया जाता है मतलब उद्यान बंद तो बैठकर करते ही हैं, कपालभाति तो बैठकर करते ही हैं, अग्निसार और नौली बैठकर हम लोग नहीं जानते थे, तो इस पुस्तक के मुताबिक अग्निसार और नौली भी बैठकर करते हैं। कपालभाति को छोड़कर उद्यान बंद, अग्निसार, नौली को खड़े होकर सुविधानुसार कंधों को झुका कर भी किया। उद्यान बंद के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि इसको खड़े होकर के भी अभ्यास किया जाता है। कपालभाति को खड़े होकर के नहीं किया जाता है इस पुस्तक के मुताबिक। हालांकि कपालभाति के बारे में कई योग संस्थान में ऐसा कराते हैं कि कहते हैं कि पादहस्त आसन में आए, थोड़ा झुकें, पादहस्त आसन में झुकने के बाद कहते हैं कि अब कपालभाति के 50 स्ट्रोक्स लगाएं। ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं, ऐसे भी योग अभ्यास कराते हुए अच्छे अच्छे टीचर को देखे। मैंने ये भी देखा हुआ है कि शीर्षासन में, अर्ध शीर्षासन में आ गए जैसे, फिर कहते हैं कि अब जो है, या वो हस्तोत्तान वाला जो होता है उल्टा, उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्टैंड जो बोलते हैं, उसमें आकर के उसमें भी कहते हैं कि कपालभाति का अभ्यास करें। तो वो, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा नहीं कहा गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कई बार हम जो प्रैक्टिकल बाहर कर रहे हैं और जो पुस्तक में है, तो हमें ये ध्यान देना है कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे अभ्यास करना है, टीचर करा रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं, उस हिसाब से आप अभ्यास करिए, लेकिन पुस्तक में जो चीजें दी गई हैं उसको ध्यान में हम रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कपालभाति का अभ्यास सिर्फ बैठ करके किया जाता है। उसके बाद कपालभाति को छोड़ करके बाकी तीनों अभ्यास में क्या है, बाह्य कुंभक लगाया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कपालभाति में बाह्य कुंभक की जरूरत नहीं होती। कपालभाति में क्या होता है, सिर्फ जो है हम श्वास छोड़ने पर जोर देते हैं, एक्सहेलेशन पर जोर देते हैं। इनहेलेशन अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि इनहेलेशन हम पूरक नहीं करते हैं, पूरक भी होता है, लेकिन पूरक पर हमारा ध्यान नहीं होता है, पूरक पर हम कोशिश नहीं करते, अपने आप पूरक हो जाता है। और रेचक पर हम झटके से रेचक करते हैं, नाभि के नीचे की मांसपेशियों पर एक झटका मारते हैं ताकि श्वास बाहर निकले।
और फिर जैसे पेट की स्थिति नॉर्मल होती है फिर झटका मारते हैं। तो कपालभाति को छोड़ करके जो बाकी तीनों अभ्यास है, अग्निसार, उद्यान बंद और नौली, ये तीनों अभ्यास में हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, यानी बाहर श्वास को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम कुंभक लगाते हैं। अब चारों अभ्यास में पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, ये चीज कॉमन है। ये समानता समानता असमानता दोनों साथ साथ चल रही हैं। चारों अभ्यास पेट से किया जाता है तो पेट की मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन गति होती है, इसको कहते हैं पेरिस्टलसिस मूवमेंट। यानी क्रमाकुंचन गति जो होती है, ये आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि क्रमाकुंचन गति क्या होता है, यानी कि भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। दो गति होती है, जिसमें से एक गति क्रमाकुंचन गति होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें कि भोजन जो है आगे बढ़ता है, एक जगह बढ़ा फिर वो सिकुड़ा, फिर आगे बढ़ा भोजन, फिर वो पोर्शन फैल गया, फिर सिकुड़ा, फिर भोजन आगे बढ़ा। तो ये क्रमाकुंचन गति आंतों में होती रहती है, तब भोजन आगे बढ़ता है। तो वही क्रमाकुंचन गति मांसपेशियों में, पेट की मांसपेशियों में इन चारों अभ्यास से होता है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में जैसे आता है कि योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठ करके, खड़े होकर के, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? दोनों। दोनों सर, उपयुक्त दोनों सर। सब लोग 3 नंबर पे आ रहे हैं। अब अगला सवाल हमारा है, कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, बैठकर और खड़े होकर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। सर केवल बैठकर। बैठकर सर। शारदा जी, अरुणा जी बैठकर, रागिनी जी, मृदुला जी, फर्स्ट रागिनी। अब हम लोग अब जो 4 अभ्यास पढ़ा है उसको दो दो करके कंपैरिजन दिया हुआ है। हालांकि जानते सब लोग हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कंपैरिजन में क्या बताया गया है। कहते हैं उद्यान बंद और अग्निसार का कंपैरिजन है, दोनों का तुलना किया गया है। उद्यान बंद में पेट की मांसपेशियों को शिथिल रखा जाता है। शिथिल से यहाँ तात्पर्य है कि उद्यान बंद जब हमने लगाया तो हम छाती को ऊपर उठा करके रखते हैं, पेट को अंदर कर लेते हैं और एक ही स्थिति में रुके रहते हैं। जबकि अग्निसार में जो है, हाँ, स्थिर उसमें रह जाते हैं। और अग्निसार में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ये सब लोग जानते हैं। किन्हीं को ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है? किन्हीं को अगर हो तो बताए। नहीं सर। मुझे सर एक बार बता दे। हाँ, शुभ्रा जी का है कि अग्निसार की क्रिया कैसे की जाती है। अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, फिर पूरे श्वास को बाहर निकाल दें और फिर पेट को अंदर बाहर कुछ इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। देखा आपने, ये अग्निसार का अभ्यास। पहले देखिए, हम खड़े हो गए, खड़े होकर के थोड़ा झुक गए, हमने हाथ को अपने घुटने के ऊपर रखा हुआ है, फिर हमने क्या करा, श्वास लिया और उस पूरे श्वास को हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि बाह्य कुंभक हमने लगा लिया। और बाह्य कुंभक लगाने के बाद फिर हम जो है अभ्यास करते हैं इस तरह से पेट को, ये पेट को अंदर बाहर कुछ इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास समय तक अग्निसार का अभ्यास करना होता है। ये अग्निसार का अभ्यास था, ठीक है। तो कई बार में अभ्यास जी पुस्तक के अकॉर्डिंग है, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो बैठ के करते हैं। नहीं, ये दोनों, देखिए इस पुस्तक में ये कहा गया है कि हम दोनों तरीके से अभ्यास करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी किया हुआ, चूंकि मैं नौली का ये वीडियो बना रहा था, तो नौली के दौरान मैंने बताया था कि नौली कैसे करेंगे, तो उसमें अग्निसार भी आपको करना होता है। उसी दौरान मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। तो चूंकि पुस्तक में लिखा हुआ खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, तो ये एक जो मैंने दिखाया आपको, ये खड़े होकर के था, ठीक है। तो ये अग्निसार का अभ्यास ये आप है ना? हाँ, ये मेरा ही वीडियो था। तो अग्निसार में आपने क्या देखा, मांसपेशियों में गति हो रही है, मसल्स जो है पेट अंदर बाहर जा रहा है। और उद्यान बंद में क्या होता है, अंदर ले जा करके हमने छोड़ दिया। तो ऐसे कि आप कह सकते हो एक तालाब जैसा बन जाता है, पेट जो है पूरा अंदर चला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उद्यान बंद में पेट अवनत नहीं अवतल हो गया। लेंस के सेंस में होता है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो पेट अवतल दिखाई देता है, मतलब पोखर की तरह, तालाब की तरह दिखाई देता है।
और अग्निसार में क्या होता है, पेट जो है उत्तल अवतल दोनों स्थिति में आता जाता है, एक बार बाहर आएगा एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर आएगा एक बार अंदर जाएगा। उद्यान बंद में नाभि के ऊपर और नीचे दोनों भाग सक्रिय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया उद्यान बंद में क्या था, नीचे वाला भाग भी ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर वाला भाग भी ऊपर खींचना है, और अग्निसार में सिर्फ नाभि के पास का भाग ही सक्रिय होता है। अब उद्यान बंद और कपालभाति का कराया हुआ है कंपैरिजन इस पुस्तक के मुताबिक। उसमें कहा गया है सर ये नौली भी तो इसी प्रकार होती है ना, नौली क्रिया और अग्निसार सेम सेम लग रही है मुझे। नहीं, सेम नहीं है ना, अब फिर से देख लीजिए, देखिए बताता हूँ। अभी जो आपने देखा लॉली में राइट लेफ्ट होता है ना सर, हाँ ये देख लीजिए फिर को से। अंदर और ये इसमें है- अंदर बाहर होता अंदर है। बाहर गया ना, हाँ जी सर। कर सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी और नौली ये है, इस विधा को अपना ओके सकते हैं। ठीक है, राइट सर। हाँ जी हाँ जी तो ये अंतर ठीक है। है। तो अंदर बाहर है, एक में साइड जाने वाला है। अब है उद्यान बंद और कपालभाति में हम कंपैरिजन करेंगे। उद्यान बंद बैठ करके और खड़े होकर दोनों स्थिति में किया जाता है, और कपालभाति के बारे में क्या कहा गया है जानती बैठ जी? कर जस्ट बैठ के करना है। अब जो है कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान, कपालभाति में छाती को थोड़ा सा उठाकर रखा जाता है। अरे मैंने इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया, उद्यान बंद कपालभाति का यहाँ आ गया। वाला यहाँ आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये नहीं कर लेंगे, नाम तो लिखा ही हुआ है। उद्यान बंद में क्या करते हैं, उदर की पेशियां निष्क्रिय होती हैं और वक्ष सक्रिय होता है, ठीक है, इसको समझ पा रहे हैं, इसको बताइए समझे कि नहीं समझे, वो बता सकते हैं कि उद्यान बंद में उदर की पेशियां निष्क्रिय होती है और वक्ष सक्रिय होता है, नहीं समझे? सर सर हाँ। सर आपकी अगर कोई वीडियो है तो सर दिखा के बताइए सर, उससे ज्यादा समझ में आ रहा है। उद्यान वाला वीडियो अब मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा। सर सक्रिय निष्क्रिय मतलब पैटर्न की वजह से हाँ बताता हूँ, ठीक है, अभी बता देता हूँ, कोई नहीं। एक्चुअली ये अभ्यास सब लोग करते हैं तो ये इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नौली और कप अग्निसार सब लोग नहीं करते थे, इसीलिए उसमें जो है दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने किया हुआ उद्यान वन का भी कहीं वीडियो होगा, लेकिन अलग से नहीं, किसी अभ्यास के दौरान होगा वो, तो अब उसको ढूंढने में बहुत समय जाया होगा, क्योंकि आज हमें कंप्लीट कर, कोई नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए उद्यान वन में क्या होता है, हम पद्मासन में सपोज कीजिए बैठ गए, और बैठने के बाद हम श्वास लिया, हमने पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, बाह्य कुंभक लगा दिया, हाथ हमने घुटने को ऊपर लेकर गए और पेट को अंदर खींचा और रोक कर रखे हुए, पेट अंदर है और छाती ऊपर हो जाता है। उद्यान बंद में यही होता है ना, पेट अंदर चला गया और छाती ऊपर आ गया। निष्क्रिय से यहाँ तात्पर्य है उसमें क्रिया अभी नहीं हो रही है ऊपर नीचे की। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं कि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इस्तेमाल तो हो रहा है, वो नीचे है, लेकिन वो अभी सक्रिय नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य है मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और वक्ष सक्रिय से तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या होता है, एक जो है मिथ्या श्वसन होता है। मिथ्या श्वसन शब्द आपको कई बार आएगा, मिथ्या अभिश्वसन कहते हैं। मिथ्या अभिश्वसन का मतलब होता है हम श्वास नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी श्वास चल रही है। जब आप देखेंगे उद्यान वन में जिनका अभ्यास बहुत अच्छा, मान लीजिए तुषार जी अभ्यास कर रहे हैं, इन्होंने उद्यान बंद लगा लिया और ये रुक सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट तक रुक सकते हैं उद्यान बंद में। तो जब ये उद्यान बंद में रुके हुए हैं, तो आप जब बाहर से कोई देखेगा जो योग नहीं करता है, तो उनको ऐसा लगेगा कि पेट अंदर करके ये रुका हुआ है और श्वास ये छाती से ले रहा है, जबकि श्वास ले नहीं रहा है। उसी को मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठा, मतलब ऐसा लगेगा कि झूठ मूठ का, उनके लिए झूठ नहीं होगा, वो तो सच मानेंगे, लेकिन सच क्या है कि श्वास नहीं ले रहे हैं। तो उसको एक शब्द दिया गया है योग में, ये कई व्याख्याकार जो है, आपको कई बार घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में भी शब्द आ सकता है, मिथ्या अभिश्वसन, कि ऐसा लगेगा कि हम श्वास ले रहे हैं। ये उद्यान बंद में ऐसा आभास होता है, जबकि श्वास अंदर नहीं जाती। कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है और पेट की पेशियों से क्रिया की जाती है। इसमें
पेट की पेशियां यानी उदर की पेशियां क्रिया नहीं कर रही हैं और कपालभाति में उदर की पेशियां क्रिया कर रही हैं। ये तो सिंपल था। अब बताइए इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई? सर ये सक्रिय और निष्क्रिय क्या बताया है? हाँ, सक्रिय और निष्क्रिय का बताया कि एक जो है क्रिया करना, जैसे मान लो कि अभी हम बैठे हुए हैं और एक स्थिति होगी कि हम चल रहे हैं, खड़े होकर के हमने वॉक करना शुरू कर दिया। दो स्थिति हुई, वॉक करने वाली स्थिति को हम सक्रिय कहेंगे और बैठे हुए हैं चुपचाप तो उसको निष्क्रिय कहेंगे। पेट के सेंस में यहाँ पर जो कहा गया है कि पेट को अंदर हमने खींच लिया और एक जगह पर बस बनाए हुए हैं, तो उसको निष्क्रिय शब्द से इस्तेमाल किया गया है। और बाकी क्रिया में जैसे पेट ऊपर नीचे हो रहा है तो वो उसको क्रिया में गिना गया, सक्रिय उसको कहा गया, इस सेंस में कहा गया है। ठीक है। ओके सर, ओके जी सर। अब कहा गया है कि उद्यान वन में स्थिति बनाने के बाद उसे कितने, देखिए हाँ दक्षता, इधर उद्यान वन फिर से इधर आ गया है, मैं इसको काट के इधर ले जाता हूँ कि उद्यान वन और कपालभाति में कैसे पता चलेगा कि आप जो है दक्ष हो गए, आपका अभ्यास जो है अब पूर्ण हो गया है और आप इसमें जो है एक्सपर्ट हो गए हो। तो दोनों अभ्यास में जांचने का तरीका अलग है। कहा गया उद्यान वन में कैसे जांचते हैं कि आप कितने लंबे समय तक उद्यान वन लगा करके रख सकते हो, क्या ड्यूरेशन आपका कितना लंबा है, उससे आपकी दक्षता का पता चलता है। और कपालभाति में कहा गया है कैसे दक्षता का पता चलता है कि पूरक और रेचक की गति लय ताल द्वारा जांचा जाता है, कितनी लयबद्ध तरीके से आप, ये नहीं कि तो ये लयबद्धता नहीं थी। लेकिन जब आप एक लयबद्ध तरीके से लगातार अभ्यास करते हो, सपोज करो ऐसे करें हम, तो एक ही समय में लगेगा जैसे एकदम लयबद्ध तरीके से श्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे, अपने आप आ रहे, मतलब एक लयबद्ध तरीके से श्वास का झटका पूरक रेचक होता जा रहा है। तो इससे हमारी दक्षता का पता चलता है। जो बेचारे दक्ष नहीं है, नए नए अभ्यास कर रहे हैं, उनको उनका इतना लयबद्ध तरीके से अभ्यास नहीं होगा। एक और कपालभाति में जब अग्निसार से इसकी तुलना करते हैं, अभी हम लोग उद्यान वन से कर रहे थे, अग्निसार से जब हम कपालभाति की तुलना करते हैं, देखिएगा इस पुस्तक के मुताबिक एक नई बात यहाँ सामने आती है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक कपालभाति के अभ्यास में 1 मिनट में कितने स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कपालभाति में उदर की पेशियों की गति प्रति मिनट 120 रखी जाती है। यानी कि हाँ, तुषार जी ने कहा 120, तो 120 जो है हर जगह नहीं कराया था, बहुत जगहों पर कपालभाति का बिल्कुल डिफरेंट तरीका कराया जाता है। और अब इतने कपालभाति के इतने तरीके हैं, क्या बताऊं, मैं थोड़ा वीडियो खोलता हूँ, अभी वाला मैं बताना चाहूंगा। अभी क्या हुआ था, 21 जून को जब इंटरनेशनल योगा डे था, तो मुझे इनवाइट किया था किसी न्यूज चैनल पे और उन्होंने स्टेडियम में भेज दिया नोएडा में। वहाँ जेपी नड्डा जी आए हुए थे, तो वहाँ पे कोई योग गुरु आए थे जो करा रहे थे मंच पर, वो सबको कराना था उनको, हम तो मंच से नीचे थे, न्यूज वो थे, रिपोर्टर थे, उनके साथ खड़े थे। तो उन्होंने कपालभाति का एक नया तरीका बताया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि अब तक जो लोग कपालभाति करते हैं वो गलत करते हैं। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे कि उन्होंने सही कहा गलत कहा, लेकिन एक नई चीज मुझे देखने को मिली। उन्होंने क्या कहा कि पहले पूरा श्वास भर लो, जैसे एक श्वास हमने भरा, उसके बाद कहते पूरे श्वास एक बार भरो, अब आप सपोज करो एक श्वास आपने पूरा भर लिया लंबा, अब वो कह रहे हैं इसको छोड़ना है। अब उस पूरे श्वास में जब तक पूरा श्वास ना छूट जाए, चाहे 5 बार में छूटे, 10 बार में छूटे, 15 बार में छूटे, उस दौरान श्वास लेना नहीं है। ये नई चीज मुझे जानने को मिली, जो मैंने पहले कभी इस तरह की कपालभाति को मैंने किसी से नहीं सुना था, ना तो मोरारजी देसाई में, ना लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में, लेकिन वहां पर मैंने एक नई चीज देखी थी कि उन्होंने इस तरीके से कपालभाति कराया था। जब मैंने कीजिए सर यही वाला हमारे ना योग सेंटर में इसको सिखाते हमारे हैं। यहाँ भी और हमारी मैम यही बताई है। इसको ना कपालभाति वेरिएशन करके बोलते हैं। उन्होंने वेरिएशन नहीं बोला, उन्होंने बोला कि यही गलत लोग करते हैं, ऐसे करना। एक बार फिर से, जैसे कि श्वास, एक श्वास पूरा लिया, गिरा देना पूरा,
अब सिर्फ श्वास छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, बीच में लेने का नहीं है, ऑप्शन ही कहीं लेने का नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिएशन एक है। हाँ तुषार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जो आपने भी बताई सर, इसका वर्णन हमारे टेक्स्ट बुक में, ग्रंथों में कहीं दे रखा है क्या, या फिर ऐसे ही मतलब उन्होंने ऐसे ही बताया? ग्रंथों में नहीं दिया है ये। ग्रंथों में तो नहीं दिया, ग्रंथों में तो ये वाला भी नहीं दिया है जो हम लोग करते हैं, जो प्रचलित है सिंपल, इसका भी कहीं वर्णन नहीं मिला हुआ। हठयोग के शास्त्रों में तो अलग ही है कपालभाति का। आपने देखा एक जगह 3 तरह का वर्णन और एक जगह तो अनुलोम विलोम को ही कपालभाति के रूप में कहा गया। ये जो मैंने बताया, मैंने इसलिए बताया कि 2 चीजों को हम एमए के स्टूडेंट हैं, मास्टर किए हुए हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर या जो रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमें दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। एक तो मैंने ये बताया कि मैंने कहीं से ये सीखा, और एक अभ्यास हम इसमें एक्सलेशन इनहेलेशन दोनों हो रहा है, पूरक रेचक दोनों हो रहा है, तो वो जो अभ्यास है उसको अलग कर दे। ये जो अभ्यास इस पुस्तक में बताया गया वो ऐसे बताया जैसे सब लोग करते हैं, उसमें बस इन्होंने अलग ये कहा है 1 मिनट में 120 स्ट्रोक आपका लगना चाहिए। ठीक है, तो 120 स्ट्रोक है तो थोड़ा सा फास्ट में होगा, जैसे कि मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। तो तभी 120 हो सकता है, यानी कि 60 सेकंड में 30 वो 60 सेकंड में आपका 120 1 सेकंड में 2 होते हैं जनरली। तो इसका मतलब आपको फास्ट इसमें करना पड़ेगा। ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 मिनट में प्रति मिनट 120 रखी जाती है जब इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 120 हर जगह लागू मत कीजिएगा, ये सिर्फ इस पुस्तक के मुताबिक है। इसलिए मैंने 3 चीजें हमारे सामने आ गई ना, एक तो आ गया कि एक श्वास लेकर के छोड़ने वाला कहीं और से आया, एक जो जनरल हम लोग करते हैं उसमें जनरली हम लोग 1 मिनट में 40-50 ब्रीदिंग या 60 ब्रीदिंग की कोशिश करते हैं, या कई लोग जो है 3 तरह से कराते हैं। पहले कहते हैं धीरे धीरे लो, एक श्वास लो छोड़ो, जैसे तो ऐसे धीरे धीरे कराते हैं। फिर लोग कहते हैं अब मीडियम का करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर कहते हैं अब फास्ट वाला करो, 3 पार्ट में कराते हैं। लेकिन इस पुस्तक में क्या कहा गया है, 1 मिनट में 120 रखें। तो 3 चीजें आपके सामने आ गई, तीनों को हम योग के एमए के स्टूडेंट हैं तो बहुत सावधानी से तीनों को अलग अलग करेंगे, कहीं बहस नहीं करेंगे कि ऐसे ही किया जाता है वैसे ही किया जाता है, क्योंकि आपके सामने कोई टेक्स्ट में इसका वर्णन ऐसे नहीं है। टेक्स्ट का वर्णन तो बिल्कुल डिफरेंट है। सर ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक हो रहेगा क्या मतलब, रिसर्च कोई करना चाहता है तो कपालभाति के ऊपर जैसे, तो वो अच्छा एक मिल सकता है ऐसे हाँ, वो है बहुत ना? अच्छा हो सकता है, क्योंकि कपालभाति को लेकर के बहुत मिसकंसेप्शंस है, इस पे हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। हाँ जी। अब अग्निसार में कहा गया पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह श्वास बाहर निकालने के बाद आगे पीछे किया जाता है, यानी बाह्य कुंभक के बाद किया जाता है। और कपालभाति में ऐसा कुछ नहीं है, हम झटका देते हैं, फिर श्वास आता है, पेट नॉर्मल होता है, फिर झटका देते हैं, फिर श्वास लेने की कोशिश नहीं करते, अपने आप लिया चला जाता है। बाहर निकाला नहीं, फिर श्वास आ गया, बाहर निकाला नहीं, फिर आ गया। अग्निसार के बारे में एक चीज जो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, बाकी तो आपने जानते होंगे, ये पोर्शन देख लीजिए। कहा गया अग्निसार में श्रोणी प्रदेश पर असर पड़ता है, श्रोणी प्रदेश से संबंधित है, मतलब ज्यादा उसका इम्पैक्ट श्रोणी प्रदेश, श्रोणी किसको कहते हैं, पेल्विक रीजन। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर। पेल्विक रीजन पे अग्निसार का असर इस पुस्तक के मुताबिक कहा गया है। और कपालभाति में कहा गया है कि वक्ष पर भी प्रभाव डालता है, यानी कि इसको वक्ष से संबंधित, यानी कि चेस्ट वाले एरिया से संबंधित बताया गया, उससे संबंधित है। हालांकि कपालभाति का हम ये जानते हैं कि ब्रेन पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है, और जिनको हाई बीपी हो उनको कपालभाति ना कराए, ये जनरल बातें कर रहा हो कि उससे जो है उनको ब्रेन में बराबर झटका लगने से सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन इस पुस्तक में कहा गया कपालभाति वक्ष स्थल पर भी प्रभाव डालता है, वक्ष स्थल से संबंधित है। तो ये एक नई चीज है, उसके अलावे आप अपने डिक्शनरी में एड ऑन कर लीजिए, अपने दिमाग की डिक्शनरी में। ये तो हम लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं, एकदम बैठ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यौगिक अभ्यासों की मुख्य बातें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है शीर्षासन के बारे में। पहले शीर्षासन का हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभ्यास कैसे स्टेप वाइज किया जाता है, कैसे हम लोग गलत अभ्यास करते हैं और कैसे इसका सही अभ्यास किया जाता है। शीर्षासन में पहला स्टेप जो बताया गया, देखिए इस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन पांव की स्थिति देखिए
एड़ी और अंगूठे की स्थिति क्या है। इस तरह से हम बैठ गए सीधा। उसके बाद हाथ को हमने सेकेंड स्टेप में ऐसे बांध लिया। उसके बाद हाथ को हमने नीचे रखा, सिर को रख दिया। अब उसके बाद यहाँ घुटना जमीन पर है, फिर हमने घुटने को ऊपर उठाया, शरीर को सीधा करने का भी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पाँव को घुटना ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया और फिर सीधा हो गए। ये इस तरह से सेफ अभ्यास है। इसका वीडियो में दिखा सकता हूँ, ये बहुत आसान है। देखिए शीर्षासन में मैंने भी वैसे ही देखिए स्टेप बाय स्टेप करके हमने बताया हुआ है। तो की मदद लिए कि पहले आप जो है ऐसे बैठ रहे हैं, बैठने के बाद आपने हाथ लगाया, सिर लगाया, फिर आपने घुटना ऊपर उठाया। अब जो चीज वहां कही गई वो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने घुटना उठाया, फिर घुटना धीरे धीरे ऊपर उठाया, यहाँ गए, फिर उसके बाद हम पाँव को ऊपर उठाएंगे, फिर हम सीधा होंगे। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे। इसमें साफ साफ मना किया गया है कि झटके से पाँव को हम ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर झटके से आपने पाँव को ऊपर उठाया तो नुकसान होगा आपका, और फिर ये शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। वज्रासन में बैठे रहें। इसे इसमें और दोनों हाथों की देखिए। उंगलियों को आपस में फंसाएं। इस तरह से, हाँ, चेक करें कि उंगलियां ढीली तो नहीं है। हाँ, उंगलियों को ढीली भी नहीं रखनी है। हाथों की उंगलियों के बीच अपने दोनों हाथों को अब और फिर देखिए दोनों आगे हाथों हमने के रख बीच दिया। में ज्यादा गैप ना रखें। गैप कितना रखना है देखिए बहुत ज्यादा गैप हाथों में नहीं रखना है। पहचानना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हाथ से नापते हुए कितना गैप आप रख सकते हैं। ज्यादा गैप लोग रख लेते हैं, वहीं पर बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। ज्यादा होगा, में दिक्कत होगी। अब सिर का कौन सा हिस्सा जमीन पे रहना चाहिए, उसकी इसमें कहा गया सिर के केंद्र को रखेंगे। ऊपर का हिस्सा, ठीक है, इस पुस्तक के मुताबिक कहा गया सिर के केंद्र को रखेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। इस तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। गए कुछ दिन तक पहला अभ्यास। अब एक चीज और कहा गया, जैसे मैंने इसमें कहा हुआ है कि पहला जो हम अभ्यास कर रहे हैं घुटना उठा रहे हैं, देखिए अब इसमें पुस्तक में क्या कहा गया है वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है, एक तो ये ऊपर से देखते हैं, इसे किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद यानी कि आपने सपोज किया कि सूर्य नमस्कार किया हुआ और आपके शरीर में थोड़ी गर्मी आई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया हुआ है, तो उसके बाद आप तुरंत इस अभ्यास को ना करें, शीर्षासन को कभी ना करें। आपने मयूरासन के बारे में कहा था, मयूरासन का अभ्यास किया हुआ, शरीर में गर्मी बढ़ गई, प्रबल अभ्यास है, मतलब जिसको कि आजकल कहते हैं पावर योगा कह दिया जाता है, कई बार एक नया नया नाम लोग गढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा अभ्यास जिसमें आपके शरीर पर जोर पड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, या मेहनत आपने ज्यादा की हुई शरीर से, उसी को प्रबल अभ्यास कहा है। उसके तुरंत बाद शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। यानी कि जब मुझे एक प्रश्न है, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। सर वहाँ से हमने सीखा है ना, तो वहाँ पे तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य नमस्कार करवाया, थोड़ा सा शवासन में लेटाते हैं, और उसके बाद सबसे पहला आसन हमें यही करवाया है, मतलब बीच में शवासन में लेटाया ना। हाँ जी, सूर्य नमस्कार करवाया, थोड़ा शवासन में लेटाया, और फिर ये में इतना लेटाना चाहिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, तभी कराएंगे। शीर्षासन के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहा जाता है, हम लोगों ने जो सीखा है, शीर्षासन या तो अभ्यास के सबसे शुरू में करें या सबसे लास्ट में शवासन के बाद करें, या बीच में करना। जैसे तो आपने कहा शवासन में थोड़ी देर नहीं, इतनी देर जरूर लिटाएं कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन रिलैक्स हो जाए, हार्ट बीट बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास करना है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यौगिक अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक। इसमें भी वही बात कही गई है कि प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना है। तुरंत बाद शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन बीच में गैप देकर रिलैक्स देकर करना है। ठीक है। नई जो इसमें और चीजें हैं, पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, जैसा कि जनरली बहुत सारे लोग अभ्यास करते हैं। सिर लगाया नहीं कि दोनों पांव, एक आदमी खड़ा होता है, कहता उठाओ, झटके से उठाया, दूसरा पकड़ लेता है, पकड़ के ऊपर पकड़ के रखता है, तो आप झटके से गए, फिर झटके से आएंगे। लेकिन जो अभ्यास इसमें अभी हमने फोटो आपको दिखाई, फिर हमने वीडियो आपको दिखाया, उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, वो इस लाइन में जवाब दिया हुआ है। कहते हैं एक अवस्था यानी एक स्टेप से दूसरी स्टेप में तभी जाना चाहिए जब पहले स्टेप में आपको प्रवीणता आ जाए, यानी पहला स्टेप आपने साध लिया, तभी आप दूसरे स्टेप में जाए।
तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और कभी आप गिरेंगे नहीं। मैं शीर्षासन में आज तक एक बार भी नहीं गिरा, क्योंकि शुरुआत में ही हमें अच्छे टीचर मिले, उन्होंने बताया इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है। और बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तक में भी ऐसे ही बताया गया जैसे कि आपको केवल धाम की इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं। अब कहा गया है कि शीर्षासन का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए। कहते हैं जिनके कान में कोई पीड़ा हो, कान में दर्द हो रहा है, कान में कोई समस्या हो रही है, तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहरेपन की समस्या, सुनने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी कान से संबंधित है, उसमें भी नहीं करना चाहिए अभ्यास। या कोई और है तो उनको बोलें कि पहले शीर्षासन का अभ्यास वो कह रहे हैं कराओ, तो उनसे पूछ लें आपको क्या क्या समस्या है। आंखों की केशिकाएं, केशिकाएं मतलब जो ब्लड की जो पतली वाली नली होती है, बहुत छोटी छोटी, जो केस के जितनी पतली होती है, आंखों में दिखती है ना, जब आंखों में खोल के किसी को देखोगे तो आपको लगेगा छोटी छोटी ना बाल के बराबर जो है नसें हैं, उन नसों में खून बह रहा है। कहते हैं उन अगर आंखों की वो केशिकाएं कमजोर हो गई हो तो भी हमें शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर आएगा, ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ होगा तो आंखों पे भी प्रेशर आएगा, आंख के लिए नुकसान हो सकता है। हाई बीपी वाले पेशेंट्स को नहीं करना, कभी ना कराएं। आपको भी हाई बीपी हो तो ना करें, पहले हाई बीपी को योग से कंट्रोल कर लें, फिर बाद में देखी जाए। हृदय से संबंधित समस्याओं में भी शीर्षासन का अभ्यास ना करें। किन्हीं को हार्ट से संबंधित हमेशा हार्ट में पेन होता रहता है, या उनको घबराहट की शिकायत है, या उन्होंने स्टंट लगाया हुआ है, बिल्कुल भी ना कराएं। अब प्रगमन का सिद्धांत लागू होता, हम लोगों ने प्रगमन का सिद्धांत पढ़ा हुआ है। प्रगमन के सिद्धांत से तात्पर्य है जब आपसे कोई कहता है कि हमें ये अभ्यास करना है, तो आप कहते हो इसके लिए तैयारी करनी है, हमें कुछ अभ्यास करने हैं। तो शीर्षासन के लिए प्रगमन का अभ्यास क्या हो सकता है? प्रगमन मतलब क्या होता है? सरल से कठिन की तरफ जाना। पहली थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी क्या थी? एक और ज्ञान से अज्ञान, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, तो दो थ्योरी थी उसकी, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात। तो यहाँ सरल से कठिन वाला फॉर्मूला लगा है। तो सरल में क्या? अर्ध हलासन। अर्ध हलासन किसको कहा गया? पीठ के बल लेट करके दोनों पांव 90 डिग्री उठा देना, उसी को अर्ध हलासन कहा जाता है। हलासन आप लोग जानते हैं, दोनों पांव पीछे सिर के पीछे लगा दिया, ऊपर से ले जा करके। विपरीत करनी भी आप लोगों को पता है, पांव को ऊपर उठा लिया, थोड़ा सा कमर के पास झुके हुए हैं। सर्वांग आसन, शरीर को पूरा सीधा कर दिया, कंधे पर और सिर पे पूरा शरीर है। शीर्षासन उसके बाद करना। हालांकि विपरीत करनी शीर्षासन को बहुत सारे योग संस्थान में विपरीत करनी कहा जाता है, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है वहां उसका एक प्रगमन का क्रम या प्रगमन के सिद्धांत को वहां फॉलो किया गया है। अब है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में उतना डिटेल नहीं, एक में डिटेल दे दिया गया है, बाकी में डिटेल नहीं दिया गया है। वो आपको पुस्तक से डायरेक्ट लेकर चलता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सर्वांग आसन के बारे में शीर्षासन में तो बता दिया गया, बहुत सारा डिटेल दिया गया है। बाकी अभ्यास में इतना डिटेल नहीं बताया गया। सर्वांग आसन में कहा पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए कंधों पर टिका शरीर, अभिलंब मतलब जब तक कि पूरा एकदम लंबवत ना हो जाए तब तक ऊपर ले जाए, यानी कि ये शरीर जो है पूरी तरह ये सीधा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए ये, ठीक है। ये नहीं कि ये जो है स्थिति यहाँ तक आकर के ही हम रुक गए, ये स्थिति नहीं, यहाँ तक पूरा सीधा होना चाहिए, इसी को अभिलंब कहा गया है। धड़ जो है, ठुड्डी धड़ मतलब ये जो आपका कंठकूप वाला एरिया है, वो कंठकूप वाला एरिया देखिए, वहां पर चिन्ह आपकी ठोड़ी लग गई हुई है, तो वो अच्छी तरह से लग जाए, इसका भी ध्यान रखेंगे। और प्रगमन का सिद्धांत इसमें क्या फॉलो किया गया है? अर्ध हलासन, विपरीत करनी और फिर सर्वांगासन। ये तीन चीजें प्रगमन के सिद्धांत में, ये भी आप लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छा। और इसमें ध्यान रखिएगा जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको नहीं कराएंगे, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लेकिन इस पुस्तक में उतना डिटेल नहीं दिया गया है। अब मत्स्यासन। मत्स्यासन हम लोग सरल मत्स्यासन जनरली करते हैं, दोनों पांव लेट गए और फिर हमने जो है सिर को पीछे किया, लेकिन इसमें मत्स्यासन कंप्लीट होता है, पहले पद्मासन लगाया जाता है, पद्मासन लगाने के बाद फिर हम मत्स्यासन में आते हैं। तो इसमें पूरा डिटेल मत्स्यासन का भी नीचे दिया गया है सीक्वेंस की, पहले स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, वो पूरा नीचे दिया गया है। पीठ को अधिकतम पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाए। पीठ को मोड़ देते समय पदबंध ऊपर ना उठने पाए, यानी कि पांव का जो बंध है घुटना वाला, ये ऊपर ना उठे। पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वांगासन के पूरक अभ्यास के रूप में उसका अभ्यास किया जाए। अब देखिए, आपने सर्वांग आसन का अभ्यास किया, उसमें क्या था? ठोड़ी आपकी चिन्ह जो है वो आपके कंठकूप से लगा था, ठीक है, चेस्ट के ठीक ऊपर वाले हिस्से से।
और इसमें क्या है, डिस्टेंस बढ़ा है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ क्या कहा गया है, पूरक अभ्यास मतलब काउंटर पोज कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निकल गया कि सर्वांग आसन का काउंटर पोज क्या है? मत्स्यासन, फिश पोज। मत्स्य, फिश पोज भी या मत्स्यासन भी, दोनों चीजें हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में मैंने ये नहीं डाला है। सर्वांग आसन का पूरक अभ्यास यानी सर्वांग आसन का काउंटर पोज है आपका मत्स्यासन। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है।